नमस्कार सभी को, मैं राकेश नागर एक बार फिर से MGCI के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं, है ना। आज हम लोग PAT AG 123 के PYQ के बारे में बात करने वाले हैं। जो 2023 का जो पेपर अपने पास जो आया था उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन अपने पास आया है, व्हाट आर द रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, है ना। न्यूक्लिक एसिड की रिपीटिंग यूनिट अपने को बताना है कि न्यूक्लिक अम्ल जो है वो किससे मिलके बनता है। तो हमको ये बात पता है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में जुड़ते जाते हैं और एक लंबी चेन बना लेते हैं, है ना। तो वो जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या होने वाला है, उसका मोनोमर होने वाला है और एक लंबी चेन जो बनती है उस लंबी चेन को अपन बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और उसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। जो दो टाइप का हम लोगों ने पढ़ा था, DNA और RNA। मतलब यहाँ जो अपना आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, न्यूक्लियोटाइड आने वाला है ना। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट को जो क्वेश्चन आने वाला है, अगला क्वेश्चन अपने पास आएगा, व्हाट आर द मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। हमको ये बात पता है कि जब शुगर का हम लोगों ने, है ना, शुगर का हम लोगों ने क्या कराया था, शुगर मतलब कैन शुगर, सुक्रोज हो सकता है ना, और स्टार्च का भी हम लोगों ने फर्मेंटेशन कराया था, थोड़ा बहुत यदि याद हो, है ना। जब शुगर का फर्मेंटेशन कराया जाता है ना, तो उस केस में हमको पता है कि फर्मेंटेशन से पहले शुगर है तो ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज के साथ में फ्रक्टोज बनता है, और आगे और यदि फर्मेंटेशन कराते हैं तो CO2 गैस बनती है और साथ में एथेनॉल बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। मतलब यहाँ क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है, फिर बोलो फ्रक्टोज बनता है, और फ्रक्टोज के बाद जो है इनके फर्मेंटेशन से जाइमेज एंजाइम हम लोगों ने लगाया था, और उसके बाद जो है CO2 गैस यहाँ पे बनी थी और साथ में एथेनॉल बना था, C2H5OH। और हमको ये बात पता है कि फर्मेंटेशन में हमेशा कौन सी गैस रिलीज होती है, तो वो होने वाली है CO2 गैस। ये भी PAT के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर जो हम लोगों का आने वाला है, फर्मेंटेशन किसका होने वाला है, शुगर का होने वाला है, मेन कंपोनेंट है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यदि बात करें तो देखो, विच टाइप ऑफ सॉल्वेंट आर केपेबल ऑफ डिजोल्विंग आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड जो होते हैं वो पोलर होते हैं, बिल्कुल। आयोनिक सॉलिड जो होने वाले हैं, यदि अपन बात करें आयोनिक सॉलिड की, तो आयोनिक सॉलिड जो है वो कैसे होने वाले हैं, पोलर होने वाले हैं। और पोलर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। पोलर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। और जो वाटर होता है वो बिल्कुल पोलर होने वाला है। मतलब पोलर जो है, पोलर के अंदर क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। मतलब पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, है ना, सॉल्वेंट होना चाहिए कौन सा, पोलर। और उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा उसके अंदर सोल्यूबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। वो अपने अंदर किसी कंपोनेंट को, किसी सब्सटेंस को उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, सोल्यूबल करेगा। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये A और B कैसा होगा, करेक्ट होगा। मतलब यहाँ क्या होने वाला है, ध्यान देंगे, A और B, और A और B कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो हमको पता है A और B यहाँ दिख रहा है। मतलब C आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा, है ना। C आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यदि अपन बात करें, अगला जो क्वेश्चन आने वाला है, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड टेक्स प्लेस व्हेन, किस के बीच में बनता है। सीधा मतलब अपने को वैसे ही समझ में आ रहा है कि ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। सीधा अपने को पता है कि आयोनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है ना। मेटल केटाइन बनाता है, नॉन मेटल एनाइन बनाता है। केटाइन एनाइन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। वही बॉन्ड क्या होने वाला है, आयोनिक बॉन्ड होने वाला है। मतलब यहाँ क्या होने वाला है, व्हेन मेटल एटम ट्रांसफर, है ना, मेटल एटम क्या करता है, ट्रांसफर 1 और मोर इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल, है ना। मतलब पहले मेटल आएगा और बाद में क्या आएगा, नॉन मेटल आएगा। तो ये सीक्वेंस भी हमको याद रखना है ना। तो पहले मेटल, बाद में नॉन मेटल, मतलब धातु और अधातु हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहला ही आंसर अपना हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। बहुत सिंपल टाइप का पेपर आया था पिछले साल, है ना। कुछ 102 क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के थे, है ना, थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। लेकिन खूब से मतलब 20 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन थे। मतलब अपने नोट्स में से ऐसे सीधे सीधे लाइन ऐसे कैसे उठ के आई है ना, बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक। चलिए
फिर आगे बात करते हैं द फोर्स विच होल्ड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, एटम आयंस को होल्ड करके रखता है टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज नोन एज केमिकल बॉन्ड्स आर अट्रैक्टिव, है ना। मतलब कोई एटम को यदि कोई होल्ड करके रखता है, एटम एटम के बीच में जब तक अट्रैक्शन नहीं होगा तब तक जो है बॉन्ड नहीं बनेगा। मतलब जैसे मान लो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यदि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगेगा तो ये बॉन्ड नहीं बन पाएगा। मतलब केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए अट्रैक्टिव फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि अपन चले, अगला जो क्वेश्चन मेरे पास आने वाला है वो है विच अनस्टेबल कंपाउंड इज फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया यूजिंग यूरियस एंड हाउ मच अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, है ना। ध्यान से देखो, है ना। सबसे पहले जो है यदि अपन यूरिया का क्या कराते हैं? हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, है ना। तो मुझे पता है कि C डबल बॉन्ड O और ये बोलो NH2 होने वाला है और ये बोलो एक बार फिर से NH2 होने वाला है। ठीक है, यदि मैं हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ तो पहले मैंने एक वाटर की रिएक्शन कराई है तो अमोनिया गैस बाहर होती है और यहाँ बोलो C डबल बॉन्ड O और ये बोलो OH हो जाएगा और ये बोलो NH2 हो जाएगा। ठीक है, और अमोनिया गैस यहाँ से बाहर निकल गई, एक मोल या एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। एक बार फिर से वाटर के साथ रिएक्शन होगी क्योंकि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराना है तो कितने अमोनिया बाहर जाएंगे। तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये है कि ये H होगा एक बार फिर से और ये OH, एक बार फिर से अमोनिया गैस बाहर जाएगी और यहाँ बोलो C डबल बॉन्ड O होने वाला है और यहाँ बोलो ये क्या होने वाला है? ये क्या होने वाला है? बोलो यहाँ OH और यहाँ भी क्या आएगा? OH आएगा, है ना। और एक बार फिर से अमोनिया यहाँ बनने वाला है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि यूरिया के हाइड्रोलाइसिस के पहले चरण का मतलब ये है कि ये पहला चरण होगा ना, ये फर्स्ट स्टेप होने वाली है, ये फर्स्ट स्टेप होने वाली है और ये बोलो सेकंड स्टेप होने वाली है। इसको अपन बोलेंगे सेकंड स्टेप। तो पहले स्टेप में जो कंपाउंड, ये सेकंड स्टेप होने वाली है। तो पहले स्टेप में जो कंपाउंड बन रहा है इस कंपाउंड का नाम होने वाला है कार्बामिक एसिड, है ना। इसको अपन बोलते हैं कार्बामिक एसिड बोलते हैं। इसका नाम क्या होने वाला है? कार्बामिक एसिड होने वाला है। मतलब कौन सा कंपाउंड जो है फर्स्ट चरण में मतलब पहले स्टेप में बनने वाला है तो वो है कार्बामिक एसिड। और कितना मोल जो है या कितने मॉलिक्यूल जो है अमोनिया के बाहर गए हैं तो हम बोलेंगे 2 गए हैं। तो बोलो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है, ऑयल और फैट जो है बेड कंडक्टर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के बेड कंडक्टर होते हैं, है ना। हीट के भी बेड कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी बेड कंडक्टर होने वाले हैं। बिल्कुल याद करने वाला क्वेश्चन है। ऐसे कैसे नोट्स में से उठ के आया है, अपने पास ऐसे कैसे लिखा हुआ था। ठीक है, बिल्कुल बेड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के क्या होते हैं? बेड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और फिर फिल इन द ब्लैंक दिया है, मतलब अपने को खाली स्थान दिया है। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम होने वाला है ना। मतलब बिल्कुल ये इक्विलिब्रियम होने वाला है ना। ये बिल्कुल क्या होगा? इक्विलिब्रियम। डिस्टेंस बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे होती है, ना तो इलेक्ट्रॉन इधर जाता है ना ही इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। बिल्कुल बैलेंस बने हुए रहते हैं, है ना। दोनों तरफ का फोर्स एकदम इक्वल होने वाला है तो बिल्कुल इक्विलिब्रियम होगा। और बिल्कुल ये 2 बॉन्डेड एटम होने वाला है तो आंसर जो आने वाला है वो क्या आएगा? सी आंसर आएगा, है ना। संतुलन बनाए रखते हैं दोनों एटम और फिर बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आंसर क्या आने वाला है? सी आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। ये क्वेश्चन नंबर वही है जो पेपर के अंदर जो हमको क्वेश्चन नंबर थे, है ना, वही क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं। बिल्कुल ध्यान रखना है ना। जिसमें PCM भी पूरा मिक्स आया था, जिसमें अपन आज केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चूज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोवैलेंसी इन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब आयोनिक बॉन्ड के बारे में बात की जा रही है। और आयोनिक बॉन्ड कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है और इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो केटाइन एनाइन बनेगा और बिल्कुल बॉन्ड बनने वाला है ना। तो बोलो यहाँ पे जल्दी से बताओ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन होने वाले हैं, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने वाले हैं? लॉस्ट होने वाले हैं। A B दोनों होने वाले हैं तो A भी देख लो ध्यान से। A भी मतलब बोलो डी ऑप्शन है। शेयरिंग वाला तो कोई केस है ही नहीं, शेयरिंग वाले में तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ तो अपन इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब आयोनिक बॉन्ड के बारे में बात करें ना, तो बोथ A एंड B हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, है ना।
मल्टी न्यूट्रिएंट मतलब एनपीके जो फर्टिलाइजर थे जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट यदि मिल रहे हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो बोलो इसके अंदर मोनो अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम फॉस्फेट बोला है तो इसके अंदर नाइट्रोजन भी मिलेगा और फॉस्फोरस भी मिलेगा, है ना, दोनों ही मिलने वाले हैं, अमोनियम भी मिलेगा और फॉस्फेट भी मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये मल्टी न्यूट्रिएंट होने वाला है, ठीक है। सुपर फॉस्फेट में केवल फॉस्फोरस, है ना, इसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश में केवल पोटेशियम मिलने वाला है ना, अमोनिया में केवल नाइट्रोजन मिलने वाला है। तो इसमें जो है नाइट्रोजन भी मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है, मल्टी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यदि अपन बात करें, अगला जो क्वेश्चन अपने पास आने वाला है, क्वेश्चन को देखेंगे। HCl बॉन्ड बोला है ना, HCl बॉन्ड बोला है और C2HCl बोला है, तो C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H और ये बोलो Cl हो जाएगा। बोलो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब थोड़ा क्वेश्चन ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड है, अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के अपने को सोल्व करना था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बिल्कुल होगा नहीं, है ना, मतलब HCl के अंदर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। कुछ क्वेश्चन अपने को ऐसे भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलो, ये भी खत्म हो जाएगा, है ना। अब बताओ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, क्या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड किसी के अंदर है क्या? नॉन मेटल के बीच में बना हुआ बॉन्ड, यार ये फिर से खत्म हो गया, मतलब आंसर सीधा अपना बी आ जाएगा, है ना, मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, है ना, ऐसे अपना आंसर आ रहा था, ठीक है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, बोलो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, है ना। और डबल कोवलेंट बॉन्ड, बिल्कुल इसके अंदर डबल कार्बन कार्बन बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड भी है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यदि अपने को कन्फ्यूजन भी होता है, बोले यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो फिर अपने पास ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, मतलब थोड़ा सा अपने को कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन को सोल्व करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया है, फोलियर फर्टिलाइजर आर डायरेक्टली अप्लाइड है। अच्छा, फोलियर फर्टिलाइजर यूरिया को बोलते हैं और ये जो है प्लांट की जो लीव्स होती है, पौधों की जो पत्तियां होती है, डायरेक्ट वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। सीधा याद करने वाला क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इनको पत्तियों पे ही अप्लाई किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया है, 2 एलिमेंट A एंड B हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, बिल्कुल A का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 2 और बोलो 1, और B का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? बोलो 2 और बोलो 7। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ये हो जाएगा A+ और ये हो जाएगा B-। केटाइन एनायन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है, जिसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन अपने पास आने वाला है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ यूरिया, है ना। यूरिया का दूसरा नाम क्या होने वाला है? कार्बामाइड, है ना। कार्बामाइड बिल्कुल इसका आंसर होने वाला है, और इसका रीज़न ये है कि ये क्या होने वाला है, कार्बामाइड जो है ये क्या होने वाला है, देखेंगे ध्यान से, है ना। ये जो कार्बोनिक एसिड होता है उसका एमाइड होता है। कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3, ये देखो OH, ये देखो OH, यहाँ से OH हटा के अपन क्या लगाते हैं? NH2 लगाते हैं, ये हो गया कार्बामाइड, ठीक है। यूरिया को अपन क्या बोलते हैं? कार्बामाइड, है ना। कार्बोनिक एसिड का एमाइड होता है, इसलिए अपन ने इसको क्या बोला है? कार्बामाइड बोला है। नोट्स के अंदर ऐसे कैसे ही स्टार्टिंग के जो इंट्रोडक्शन अपन यूरिया का लिखते हैं वहीं पे ये लिखा हुआ है ना, ऐसे कैसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मस्कुलर वीकनेस इज एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ। बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, नोट्स के अंदर ऐसे ही लिखा हुआ है, विटामिन ई की कमी से जो है ये बिल्कुल होने वाला है। और इससे अपन ने और भी डिसीज लिखी थी, स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी, इसको ब्यूटी विटामिन भी हम लोगों ने बोला था, है ना। तो सीधा सीधा ये अपनी जो ट्रिक लिखी थी हम लोगों ने, ट्रिक में से ही क्वेश्चन आ गया, मस्कुलर वीकनेस, है ना। और फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी भी इसी के अंदर होने वाला था, है ना। हम लोगों ने ऐसे कैसे लिखा हुआ है, बिल्कुल आंसर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा, विटामिन ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यदि अपन बात करें, अगला क्वेश्चन देखो देखें, है ना। विच एंजाइमेटिक रिएक्शन आर हाईली रिलेवेंट टू द एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर। बिल्कुल इसका आंसर जो है क्या होने वाला है? यूरिया और अमोनिया ऑक्सीडेशन होने वाला है। यूरिया और अमोनिया ऑक्सीकरण से ही ये होने वाला है, यही एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है ना। बिल्कुल ये याद करने वाला ही क्वेश्चन है ना, इसमें ज़्यादा कुछ कंसेप्ट तो कुछ है नहीं, है ना, सीधा याद करने वाला क्वेश्चन है, यूरिया और अमोनिया ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अमीनो एसिड इज बेसिक इन नेचर, है ना। मतलब 3 टाइप के अमीनो एसिड हम लोगों ने देखे थे, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल देखे थे। तो बेसिक अमीनो एसिड किसको बोला था? जिसमें NH2 ग्रुप ज़्यादा होते हैं ना,
अमीनो ग्रुप जो है वो ज़्यादा होंगे और COOH ग्रुप कैसे होंगे, कम होंगे। तो उसको हमने बेसिक बोला था, यदि ये ज़्यादा हो जाएंगे तो एसिड हो जाएगा, दोनों बराबर है तो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप मोर देन नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। बिल्कुल बेसिक अमीनो एसिड, सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, नोट्स के अंदर ऐसा कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन मेरे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट फॉर्म एनहाइड्राइड। बिल्कुल फॉर्मिक एसिड जो है एनहाइड्राइड नहीं बनाता है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड का जब एनहाइड्राइड बनाने जाएंगे P2O5 की प्रेजेंस में, तो ये क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग, क्योंकि इसके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, जिससे यहाँ से ये वाटर को बाहर कर देता है, जिससे यहाँ वाटर बनता है और साथ में CO2 गैस बाहर हो जाती है। ठीक है, मतलब इसका जो है कोई एनहाइड्राइड नहीं बनता है, डायरेक्ट एनहाइड्राइड अपन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आंसर क्या होने वाला है, फॉर्मिक एसिड होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन मेरे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, है ना। किसके अंदर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड मतलब आयोनिक बॉन्ड नहीं है, तो बताओ। कंपाउंड्स विद वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल ये बात तो सही है, इसके अंदर तो बिल्कुल आयोनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट ही था उसके अंदर, और आयोनिक बॉन्ड के अंदर केटाइन भी होता है, ये भी बिल्कुल बात सही है। उसके बाद देखो एनाइन भी था, ये भी बात सही है। बॉन्ड्स इन कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4 होने वाला है, नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ना कि इलेक्ट्रोवेलेंट मतलब आयोनिक बॉन्ड बनता है। आंसर क्या होने वाला है, सी होने वाला है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन मेरे पास आने वाला है, फाइंड ओड वन आउट, है ना, मतलब थोड़ा विषम बताना है, कुछ अलग डिफरेंट कौन सा होने वाला है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड देखो देखिए ध्यान से, CCl4 होने वाला है, कोवेलेंट होगा, है ना। नाइट्रोजन देखो देखिए N2 कोवेलेंट होगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड देखो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। NaCl देखो इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होने वाला है, आयोनिक बॉन्ड होने वाला है। ये थोड़ा सा ओड है ना, अलग डिफरेंट है, तीनों से अलग होने वाला है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल टाइप का क्वेश्चन। ठीक, देखो फिर अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन पायरेन। पायरेन का स्ट्रक्चर बताओ यार। पायरेन का स्ट्रक्चर देखो अपन ऐसा देखा था, पायरेनोज स्ट्रक्चर भी अपन ने बनाया था ग्लूकोज का, तुमको याद हो तो वहाँ पायरेन का स्ट्रक्चर बनाया था, है ना। ये एक ऑक्सीजन एटम होता है। बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। वन ऑक्सीजन एटम होने वाला है। ठीक है, बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है ना। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना, फर्टिगेशन वाला। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल रिजेक्टेड क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल रिजेक्टेड क्वेश्चन है ना। कौन सा क्वेश्चन है, रिजेक्टेड, है ना, रिजेक्टेड क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, रिजेक्टेड क्वेश्चन है। दो आंसर थे इसके, बिल्कुल रिजेक्ट हो गया था क्वेश्चन, गलती क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, तो बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, सोल्यूबिलिटी फिजिकल प्रॉपर्टी है। बस रिएक्टिविटी जो है वो क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी है। उसमें रिएक्शन तो होती है, केमिकल रिएक्शन, रिएक्टिविटी केमिकल प्रॉपर्टी होने वाली है। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथाइल एल्कोहल। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला पूछा, बताओ। ये C2H5OH, कितना सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ना। बिल्कुल एथेनॉल जिसको अपन बोलते हैं, इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन जो 25 जो क्वेश्चन अपने PAT के अंदर जो पूछे गए थे, है ना, वो हम लोगों ने कंप्लीट करे हैं। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सभी।